आइए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा चैप्टर का यहाँ पे हेर फेर हो गया है क्योंकि इंडो चाइना को हटाने के बाद चैप्टर के क्रम संख्या में अंतर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है तो हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ तो उसमें सारे पॉइंट्स को डिटेलिंग करने के कारण चैप्टर जो है वो लंबा खिंच जाता है, मतलब जो वीडियो बनता है वो लंबा बनता है। इसलिए बच्चों का कहना था कि सर छोटी छोटी वीडियो बनाएं ताकि देखने में हमें आसानी हो। तो इस बार मैंने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स बनाए हैं ताकि बच्चों को चैप्टर समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए अब हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10वीं के हिस्ट्री का चैप्टर 2 या फिर आप अपने हिसाब से पुरानी बुक यूज करते हैं तो चैप्टर 3 कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कोई पॉइंट्स नहीं है, मैं आपको भारत के राष्ट्रवाद के चैप्टर में आने वाले सभी उन महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को एकत्र करके समझाना चाहता हूँ जिससे आपको इस चैप्टर के अंदर होने वाले तारीख, समय और बातें जल्दी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। जी, तो ये पहला पॉइंट है हमारा कि 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में, जो आज का मुंबई हो गया है। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी को उस समय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1905 में अबनी नंदनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है 1906 में आगा खान एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना भी की थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी शेष रह गए हैं, तो आइए उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ एक नज़र देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1907 में कांग्रेस के विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। हो सकता है कि आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं आपको नरम दल और गरम दल के बारे में एक विस्तृत वीडियो दूंगा जिसमें एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भारत के वो वीर थे जो गरम दल में हुआ करते थे। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। यहाँ पे समझने योग्य ये बात है कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और इसी दरबार की मीटिंग के बाद उसे स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई। देखिए 1915 में ही अफ्रीका से ये वापस आ गए थे। पहले ये वहाँ पे वकालत किया करते थे, लेकिन काले और गोरे के भेदभाव के कारण इन्हें वापस भारत आना पड़ा था। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण आंदोलन किया था। कब किया था? 1907 में महात्मा गांधी ने नील की खेती के खिलाफ चंपारण आंदोलन भी किया था। आइए हम इसके अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। आगे का पॉइंट्स कहता है 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं पूरे चैप्टर के निचोड़ को यहाँ पे ला के रख दिया हूँ क्योंकि ये पहला फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपको अपने चैप्टर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्सों के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। देखिए ये 4 साल युद्ध चला था, इसलिए इसकी समाप्ति हो गई कब? 1918 में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया था। देखिए इसी समय ब्रिटिश सरकार ने हमारे जो स्वशासन मतलब खुद के द्वारा किए गए शासन के मांग को मना कर दिया था।
उसके बाद है 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लगा दिया था। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने इससे पहले कई वीडियोज़ में, हिस्ट्री के वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन आने वाले समय में एक जलियांवाला बाग के ऊपर स्पेशल वीडियो ज़रूर बनेगा। आइए हम आगे की स्लाइडों को देखते हैं कि हमारा आगे का महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो आइए, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत इसी समय किया था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आपने अगर मूवी देखा होगा तो आपको याद होगा, लाला लाजपत राय के सर पे डंडे मारते मारते अंग्रेजों ने इनकी जान ले ली थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारत के वो मर्द और सपूत थे जो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और बड़ी कम उम्र में फांसी पर झूलते हुए भी उनके मुंह पे थोड़ा सा भी सिसक नहीं था। आज जो भारत देश कहता है कि हमारी आज़ादी अहिंसा से मिल गई, उनके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँ कि उन्हें एक बार हमारे इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर उनके आंखों पे पर्दा होगी या फिर वो चाटुकारिता के शिकार होंगे तो उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आ पाएगी कि हमारी आज़ादी कैसे प्राप्त हुई। हमारी आज़ादी अहिंसा से नहीं, हिंसा से प्राप्त हुई थी। हमारी आज़ादी लाठी से नहीं, बम गोलों से प्राप्त हुई थी। हमारी आज़ादी सत्याग्रह से नहीं, फांसी पर झूलते हुए उन वीर सपूतों के कारण प्राप्त हुई थी। आइए, विस्तृत बात हम किसी और वीडियोज़ में करेंगे, नहीं तो अभी चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। खासकर मेरी एक बुरी आदत है कि मैं जब भी अपने भारत देश के आज़ादी के बारे में पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे रोए खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। वो इस कारण से क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारी आज़ादी कैसे प्राप्त हुई थी, किन कारणों से प्राप्त हुई थी, और किन कैसे कैसे प्राप्त हुई थी, और किन की मृत्यु हुई इसमें, और कौन चाटुकारिता के कारण अहम बने रहे। आइए आगे की स्लाइड को हम एक बार फिर से देखते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे के चैप्टर में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है, मैंने उसमें डिटेल्स में बताया है। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया, मतलब अपना एक ग्रुप बनाया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा दलित वर्ग एसोसिएशन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं पर 1931 गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। ये देखिए, 23 मार्च 1931 को वीर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। ये फांसी इनकी बेकार नहीं गई। इनके फांसी चढ़ने के बाद हमारे देश में जो आंदोलन हुआ उसमें हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारा है 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान के विचारक सामने रखा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ एवं प्रांतीय सरकार का गठन हुआ, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ये सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर के अलावा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास इन्हीं सब तारीखों और पॉइंट्सों पे आधारित है। चाहे क्लास 10 हो या 11th हो या 12th हो, या फिर आगे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा हो, शुरुआत हमारा इन्हीं तारीखों से होता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारी जानकारी विस्तृत रूप से बढ़ती जाएगी।
आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। आइए आगे की स्लाइड की तरफ देखते हैं। सबसे पहला है कि चैप्टर जैसा है कि भारत में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद का अर्थ समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता भावना तथा समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यदि आप जिस देश में रहते हो, जिस राष्ट्र में रहते हो, उसके प्रति यदि आप प्रेम की भावना रखते हो, उसके प्रति यदि आप समानता की भावना रखते हो, उसके प्रति यदि आप एकता की भावना रखते हो, तो वो हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। देखिए, एक ही देश के रहने वाले लोग जब अपने ऐतिहासिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक विरासत को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो यह भी राष्ट्रवाद कहलाता है। कई बार लोग विभिन्न भाषा समूह के हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्रेम के साथ बंधे रहते हैं। इन्हीं सूत्रों में बंधे होने को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये था हमारा राष्ट्रवाद। अब देखिए, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि उस समय हमारे ऊपर ब्रिटिश राज करते थे, इसी कारण से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे कि भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, जिस कारण से यहाँ पे राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के क्या कारण थे? हमारे देश भारत में राष्ट्रवाद किन कारणों से उत्पन्न हुआ था? तो देखिए, साहित्यिक, लोक कथाएँ, गीत, चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का यहाँ पे प्रचार किया गया। भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान बनाया गया। चिन्हों और प्रतीकों के बीच जागरूकता बनाया गया, जैसे कि हमारा भारत देश का झंडा, जिसे हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, निर्माण किया गया। इतिहास का पुनर्व्याख्या किया गया। ये सब चीज़ें थी जिसके कारण से भारत में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। हर कोई इंसान बम, गोला, बारूद, झंडे लेके नहीं घूम सकता, तो उस समय के जो कवि थे वो अपने कविताओं के माध्यम से जागरूक करते थे। जो अलग अलग लोग थे जो लोकगीत गाते थे वो लोकगीत के माध्यम से जागरूक करते थे। जो चित्रकार थे वो चित्र के माध्यम से हमारे अंदर की भावनाओं को जागृत करते थे। इस तरह से हमारे भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। देखिए, अब कंटिन्यू पार्ट 2 में आपको जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 10 से 12 मिनट का वीडियो आपको समझने में सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको बता दूं कि यदि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा किए गए कमेंट से हमें यह पता चल पाएगा कि आपको किस प्रकार की परेशानी हो रही है और कौन से मुद्दे आपके समझ में नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना जरूरी है, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट्स हैं जो कि मैं छोटे छोटे वीडियो में बनाया हूं ताकि आप बोर ना हो पाएँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अवश्य रूप से बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।